अस्सलाम वालेकुम। 9 PM प्राइम न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के मुमकिना फैलाव का खौफ। महकमा दाखिला सिंध ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। कराची में इंडोर डाइनिंग के लिए 70% अफराद की इजाजत होगी। कारोबारी मराकज रात 10 बजे खुले रखने की इजाजत होगी। मजीद पाबंदियां क्या है, इस बारे में हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे हफीज बलोच। हफीज बलोच, बताइएगा क्या नया सिंध सरकार ने हुक्मनामा जारी किया? ये देखिए, नया हुक्मनामा के मुताबिक कराची सेक्टर और कांगड़ में 70%, जबकि दीगर शहरों में 50% तक इंडोर डाइनिंग की इजाजत होगी और होटल्स और रेस्टोरेंट्स में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक वैक्सीनेशन कराने वाले अफराद को इजाजत होगी। इसके साथ जो होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस 24 घंटे तक की जा सकेगी। शादी और में आउटडोर तकरीबात का इनेकाद 300 मेहमानों के साथ किया जा सकेगा, जबकि शादी हाउस में 500 मेहमानों के साथ इंडोर तकरीबात की इजाजत होगी। सिंध में कारोबारी अवकात का रात 10 बजे तक होंगे और पार्क SOPs के तहत खुले रहेंगे। सिंध भर के मज़ारात SOPs के तहत खुले रहेंगे। इसी तरह तमाम तालीमी इदारे भी खुले रहेंगे। जी ठीक, हफीज बलोच तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत कैंटोनमेंट अराजी केस के बारे में अब आपको बताएंगे। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने अपने रिमार्क्स में कहा, क्या सिनेमा, शादी हॉल, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासद है? फौज रियासत की जमीन पर कमर्शियल सरगर्मियां कैसे कर सकती है? मजीद कहा, फौज मुल्क के दिफा के लिए है, ना कि कारोबार करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने काला पुल के साथ दीवार और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल आज ही गिराने का हुक्म भी दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में कैंटोनमेंट अराजी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, फौज जिन कवानीन का सहारा लेकर कमर्शियल सरगर्मी करती है वो गैर आईनी है। फौज मुल्क के दिफा के लिए है, ना कि कारोबार करने के लिए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या सिनेमा, शादी हॉल, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासद है? कारसाद में सर्विस रोड बड़ी बड़ी दीवारें तामीर करके अंदर कर दी गयी। फैसल गेट पर स्कूल, शादी हॉल भी बने हुए हैं। कराची में तमाम गैर कानूनी इमारतें मस्मार करवा रहे हैं। फौज की गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दिया तो बाकी कैसे गिराएंगे? दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि कोयटा और लाहौर में भी दिफाई जमीन पर शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं। सिर्फ कराची का मसला नहीं, पूरे मुल्क का यही हाल है। सुप्रीम कोर्ट ने काला पुल के साथ वाली दीवार और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल आज ही गिराने का हुक्म भी दिया। सेक्रेटरी दिफा ने बताया, कानून की खिलाफ वर्जियों की निशानदही के लिए तीनों अफवाज की मुश्तरका कमेटी बना दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फौज रियासत की जमीन पर कमर्शियल सरगर्मियां कैसे कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए 4 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना मोहम्मद शमीम से तहरीरी जवाब तलब कर लिया और असल बयान हल्फी भी पेश करने का हुक्म दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज राना शमीम दौरान समाअत अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, तौहीन अदालत से बढ़कर ये मामला इस अदालत और जजेस के एहतसाब का है। आजादी सहाफत के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने अदालत को बताया कि केस आर्टिकल 19 और 19A का मामला है। मीडिया का किरदार दूसरे नंबर पर है, जिम्मेदारी राना शमीम पर आती है। राना शमीम ने अदालत को बताया कि उनका बयान हलफी मुकम्मल तौर पर सील था, मालूम नहीं कैसे आउट हो गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया, आपने किसी मकसद के लिए बयान हल्फी दिया होगा। अदालत ने आइंदा समाअत पर राना शमीम से असल बयान हल्फी समेत तहरीरी जवाब तलब करते हुए केस की समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। काबीना इजलास में राना शमीम के मामले पर बातचीत हुई। उम्मीद है अदालत मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। राना शमीम का स्टाम्प पेपर नवाज शरीफ के जरिए अखबार तक पहुंचा। अदालत को चाहिए अपने खिलाफ चलने वाली मुहिम पर कार्रवाई करे। फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग ने बताया कि काबीना में लाहौर में वोट खरीदने से मुतालिक मुबैना वीडियो पर तशवीश का इजहार किया गया। आइंदा इलेक्शन EVM के जरिए कराना लाजमी है। जिस तरीके से एक जुडिशरी के खिलाफ और फौज के खिलाफ एक कैंपेन PMLN ने स्पॉन्सर की, जिसमें कुछ मीडिया के लोग भी शामिल हैं। एफिडेविट जो है वो नवाज शरीफ साहब के जरिए इस अखबार तक पहुंचा। अदालत उसका भरपूर नोटिस लेगी और इसको भी एक मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पार्लियामेंट का फैसला है,
الیکشن کمیشن سمیت تمام ادارے اس کو مان کے چلنے کے پابند ہیں۔ حکومت کون ہوتی ہے از خود دہشت گردوں سے مذاکرات کرنے والی؟ مذاکرات کے لیے پارلیمان کو اعتماد میں لینا چاہیے، دہشت گردوں سے بات چیت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ بلاول بھٹو کا پیپلز پارٹی کے 54ویں یوم تاسیس پر پشاور میں جلسے سے خطاب۔ کہا ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے والا کلبھوشن یادو کو این آر او دینے کی کوشش میں ہے، آئی ایم ایف سے ڈیل اور ای وی ایم مسترد۔ ملک میں گیس بحران پر بھی شدید تنقید۔ یہ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ اس ملک کے شہریوں کے قاتلوں کے ساتھ از خود مذاکرات کرنا۔ مذاکرات ہو تو مذاکرات کا بھی طریقے ہوتے ہیں، پارلیمان سے کنسنسس بنایا جاتا ہے۔ ایک آپ نے سنا ہوگا کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والا عمران کلبھوشن یادو کو این آر او دینے کی کوشش میں ہے، جیسے ہم آر ٹی ایف کا الیکشن کو رد کیے تھے ویسے ہی ہم یہ ای وی ایم کا الیکشنز کو رد کرتے ہیں۔ آپ کو پاکستان کا اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کا غلامی کی اجازت نہیں کرنے دیں۔ اب آنے والے مہینہ میں ہمارے ہاں گیس نہیں ہوگا۔ ہم حکومت کی اس نالائکی کو، ناکامی کو مذمت کرتے ہیں۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے کراچی میں آ کے بریانی نہ کھاؤ، آلو والی بریانی کی دیوانی۔ ایروبکس کا مظاہرہ۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد خبر شامل کریں گے کھیلوں کے میدان سے۔ پاکستان کی پہلے ٹیسٹ میچ میں شاندار فتح، بنگلہ دیش کو 8 وکٹوں سے شکست دی۔ قومی کرکٹ ٹیم نے 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ اوپننگ بلے باز عابد علی دونوں اننگز میں 224 رنز بنانے پر پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ T20 کے بعد چٹاگانگ ٹیسٹ میں بھی پاکستان کی شاندار فتح، بنگلہ دیش کو پہلے ٹیسٹ میں 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ This should be it. This should be it, and it will be. And it is the final rights. بنگال ٹائیگرز نے اپنی پہلی اننگ میں 330 اور دوسری اننگ میں 157 رنز بنائے، جیت کے لیے پاکستان کو 202 رنز کا ہدف دیا۔ Yes, it has. Done and dusted. 202 رنز کے ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم کے اوپنرز نے پراعتماد آغاز کیا اور چوتھے دن کے اختتام تک بغیر کسی نقصان کے 109 رنز بنائے۔ I mean, that is just sumptuous. Beautiful shot through the covers. پہلی اننگز میں 133 رنز کی شاندار سینچری اننگز کھیلنے والے اوپنر عابد علی دوسری اننگز میں بھی 91 رنز بنا کر تیج الاسلام کی گیند پر LBW ہوئے، مجموعی طور پر 224 رنز بنانے پر پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ Again, to be repetitive, not that shot that's cost him his wicket. That's the 50 for Abid Ali, 52 of 92. Another brilliant start for him after 130 plus knock in the first innings. ڈیبیو کرنے والے عبداللہ شفیق دونوں اننگز میں نصف سینچریاں بنانے میں کامیاب رہے، پہلی اننگز میں 52 اور دوسری میں 73 رنز بنا کر اپنے روشن مستقبل کی بنیاد رکھی۔ And evidence of that gets underneath that one. It's going to go a long, long way. What a way to get to his 50. Magnificent shot that for the young man. بنگلہ دیش کے تیج الاسلام نے بہترین بالنگ کرتے ہوئے پہلی اننگز میں پاکستان کی 7 اور دوسری اننگز میں 1 وکٹ حاصل کی۔ پاکستان کی جانب سے دوسری اننگز میں شاہین شاہ آفریدی نے 5 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی، ساجد خان نے 3 اور حسن علی نے 2 کھلاڑیوں کا شکار کیا۔ Another blow. Has it taken the glove? Yes, he's walked straight away. And that's a 5 for Shaheen Shah Afridi. پہلی اننگز میں حسن علی نے 5، شاہین شاہ آفریدی نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔
That's a brilliant ball. That's a बांग्लादेश की जानिब से लटन दास ने पहली इनिंग्स में शानदार सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान को 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम इब्तिदाई 7 टेस्ट मैचेस में 6 टेस्ट जीतने वाले दूसरे कप्तान बन गए। कौमी टीम ने बाबर आजम की क़यादत में इब्तिदाई 7 टेस्ट मैचेस में से 6 में कामयाबी हासिल की। इससे कबल साबिक कप्तान वकार यूनुस वाहिद कप्तान थे, जिनकी क़यादत में कौमी क्रिकेट टीम ने इब्तिदाई 7 में से 6 टेस्ट मैचेस में फतह हासिल की।